जोहार दोस्तों, इस वीडियो में मैं भारतीय संसद में कुड़मी महतो समुदाय के आदिवासी बनने की लड़ाई किस तरह से चल रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि कागजी तौर पर कितनी चीज़ें क्या कहती है, सही है, गलत है, तो ये हम भारत के दस्तावेज़ के आधार पर ही हमको कहना पड़ेगा कि क्या सही है या क्या नहीं है। बाकी फील्ड में आंदोलन है वो अपने जगह पे चलते रहेगा। जो प्रक्रिया संविधान में निहित है उसके तहत ही कोई भी काम संभव हो सकता है, तो इसे खोजने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 अप्रैल 1989 को कांग्रेस के शिव प्रसाद साहू ने बैकवर्ड और पुअर कास्ट रौतिया, पूरन और कुर्मी को क्या कभी भविष्य में अनुसूचित जनजाति में लाया जा सकता है का सवाल पूछा और सदन में कुछ चर्चा हुई, तो सरकार ने इस पर स्पष्ट किया कि संविधान के आलोक में ही इस पर कोई भी कदम आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं कि इसे हम ला ही देंगे। कहने का मतलब है कि संविधान में जो भी प्रावधान है उसके आलोक में ही इस पर चर्चा हो सकेगी। तो ये पहली दफ़ा है जो सदन में कुड़मी जाति के बारे में उठा। उसके बाद देखेंगे तो हम पाएंगे 12 सितंबर 1996 को कांग्रेस के ही सांसद थॉमस हंसदा ने सदन में कुड़मी को जनजाति बनाने की बात उठाते हैं। तो इससे लगता है कि ये सदन में शुरुआती कदम कहे जा सकते हैं। उसके बाद सन 2000 में झारखंड अलग राज्य बन जाता है। यहीं से मांग जोर पकड़ने लगा कि कुड़मी को जनजाति की सूची में लाया जाए। 25 जनवरी 2001 को भाजपा के राम टहल चौधरी ने कुड़मी को जनजाति सूची में लाने की बात संसद में उठाते हैं। फिर 25 जुलाई 2001 को भी राम टहल चौधरी दोबारा कुड़मी को जनजाति सूची में लाने की बात सदन में उठाते हैं। फिर 28 अगस्त 2001 में राम टहल चौधरी ने अब इसमें सवाल विस्तार से पूछा कि क्या कुड़मी समुदाय जनजाति सूची में आज़ादी से पहले थी, तो सरकार का जवाब था नहीं। यानी कि भारत सरकार के अनुसार कुड़मी समुदाय आज़ादी से पहले जनजाति सूची में नहीं था। फिर उसने पूछा कि क्या आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय कुड़मी को जनजाति सूची में लाया जा सकता है। सरकार का जवाब था अनुच्छेद 342 के तहत कार्रवाई से किया जा सकता है। फिर 8 अप्रैल 2003 को राम टहल चौधरी ने कुड़मी को जनजाति सूची में लाने का प्रस्ताव फिर देते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि झारखंड अलग होने के बाद राम टहल चौधरी कुड़मियों की तरफ से संसद में लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। फिर आता है 26 अप्रैल 2005 को सुनील कुमार महतो जेएमएम, इन्होंने भी कुड़मी को जनजाति सूची में लाने की बात उठाते हैं। 20 दिसंबर 2005 को श्री महेंद्र प्रसाद निषाद बीएसपी के सांसद, श्री राजा रामपाल एसपी के सांसद ने पूछा कि क्या झारखंड सरकार ने कुड़मी को जनजाति सूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव दिया है। सरकार ने जवाब हाँ में दिया, क्योंकि उससे पहले 2004 में ही झारखंड सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन प्रक्रिया में है ये बात, उसने इसमें मेंशन किया जाता है। 30 नवंबर 2007 को श्री हरि केवल प्रसाद, श्री के सुब्रायन, श्री बिरजी भाई थुमर, इन लोगों ने तमिलनाडु के कुड़मियों को जनजाति सूची में शामिल करने संबंधी सवाल पूछा। सरकार ने इसका जवाब नहीं में दिया। 14 मई 2012 को कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2011 में बहस के दौरान नरहरि महतो बीजेपी ने कहा कि कुड़मी की आबादी 1 करोड़ से अधिक है। इस समुदाय ने 1932 तक पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिम मिदनापुर और झारखंड, छोटा नागपुर क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ हिस्सों, मयूरभंज और क्योंझर में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मिलने वाली सुविधाओं का आनंद लिया। वे जंगल के पास रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत निम्न है, वे बीपीएल श्रेणी में हैं। शिक्षा और उन्हें मिलने वाली अन्य सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही है। आर्थिक अभाव के कारण उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकी। कुड़मी लोग 1932 तक अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में थे, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे शामिल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक विधेयक पेश किया जाना चाहिए। इसलिए एक व्यापक विधेयक सदन के समक्ष लाया जाना चाहिए, जिसमें कुड़मी, देशवाली मांझी को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि उनकी भागीदारी उच्च स्तर पर हो सके, उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हो। फिर 6 मार्च 2013 को शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ने कुरमाली भाषा को पहचान देने की बात उठाई। 25 जुलाई 2016 को किसे आदिवासी माना जाए का सवाल बलभद्र मांझी बीजेपी और डॉक्टर के गोपाल
AIADMK के पूछने पर सरकार ने उसका विस्तृत जवाब दिया। सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि जनजाति उसे कहा जाएगा, उसके 5 क्राइटेरिया हैं कि पहला कि जिनकी आदिम विशिष्टता अभी तक विद्यमान हो, दूसरा कि उनकी संस्कृति और उनसे भिन्न हो, तीसरा भौगोलिक रूप से वो पृथक जगहों में या अलग जगहों पर रहते हों, मुख्य धारा के समाज के साथ उनका मतलब नज़दीक नहीं रहते हों, उनके साथ नहीं रहते हों, चौथा संकोची स्वभाव, उनमें स्वभाव संकोच का होना चाहिए, और पाँचवा पिछड़ापन। इसके अलावा 15/6/1999 और संशोधित आदेश 25/6/2002 में एसटी लिस्ट में शामिल करने के दावों पर निर्णय लेने के तौर तरीके में कुछ प्रक्रियाओं को और जोड़ा गया। उसमें पहला था संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा फुल जस्टिफिकेशन के साथ सिफारिश, दूसरा भारत के रजिस्ट्रार जनरल की सहमति, तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विचार। इन प्रक्रियाओं के साथ ही कोई भी जाति एसटी लिस्ट में शामिल हो सकेगी। और कुर्मी के बारे में जवाब देती है सरकार कि कुर्मी या कुर्मी मातों के लिए झारखंड सरकार ने पत्र दिनांक 10/2/2015 के माध्यम से इथनोग्राफिक रिपोर्ट भेजी, जिसमें झारखंड की एसटी सूची में कुर्मी मातों समुदाय को शामिल करने का समर्थन नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने अनुशंसा नहीं की। साथ ही जवाब में सरकार ने सभी राज्यों के लिए जनजाति सूची में आवेदित समूहों की विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट देती है, जिसमें 210 जातीय समूह हैं जिनके लिए राज्य स्तरों से जनजाति में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। फिर 18 दिसंबर 2017 को श्री लक्ष्मण गिलुआ बीजेपी और श्री राम टहल चौधरी बीजेपी ने पूछा कि क्या झारखंड राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर की कुर्मी मातों तांती जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की है। जवाब में झारखंड सरकार ने कहा कि उत्तरी छोटानागपुर के कुर्मी मातों समुदाय सहित झारखंड के कई समुदायों को झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए दिसंबर 2004 में एक प्रस्ताव भेजा था। तांती समुदाय को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव झारखंड सरकार से प्राप्त नहीं हुआ। फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या सरकार उपरोक्त जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो यह कब तक के किए जाने की संभावना है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। इसके जवाब में सरकार कहती है कि इस प्रस्ताव के संबंध में 2015 में झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत कुर्मी मातों समुदाय के संबंध में इथनोग्राफिक रिपोर्ट ने कुर्मी मातों समुदाय को झारखंड की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का समर्थन नहीं किया, लेकिन सिफारिश की कि समुदाय की स्थिति को यथावत रखना आवश्यक था। तदनुसार इस मंत्रालय के दिनांक 31/7/2015 के पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार को यह सूचित किया गया था कि भारत सरकार के पास कोई आगे की कार्रवाई लंबित नहीं है। यानी कि अब जब राज्य सरकार की तरफ से ये ना हो गया या उसका जनजातीय शोध संस्थान ने इसका रिपोर्ट नेगेटिव किया, तो अब आगे की कार्रवाई तकनीकी रूप से संभव नहीं है, वहीं समाप्त हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि अब कोई कार्रवाई इससे संबंधित लंबित नहीं है, और राज्य सरकार ने कुर्मी समुदाय को झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश दोबारा नहीं की है। फिर 20 दिसंबर 2017 को कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि झारखंड की कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन 550 दिनांक 2/5/1913 एवं नोटिफिकेशन 3563 दिनांक 8/2/1931 के द्वारा मुंडा, संथाल, कुर्मी, उरांव, हो, खड़िया आदि को रूढ़िवादी या पारंपरिक विधि द्वारा अनुशासित ट्राइब घोषित किया गया है। यह नोटिफिकेशन संवैधानिक रूप से आज भी अस्तित्व में है, क्योंकि इसे कभी रद्द नहीं किया गया है। अब पिछला वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि जो ये दोनों नोटिफिकेशन है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से इन जातियों को छूट देने का उसमें बात किया गया है, ना कि ये जो दावा किया है ये कहा गया है। दूसरा ये कह रहा है कि इस नोटिफिकेशन को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। भारत का संविधान भारत आज़ाद होने से पहले भारत अधिनियम 1935 था, लेकिन जैसे ही भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू होता है तो ये पुराना संविधान रद्द हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही जब नया आदेश अनुसूचित जनजातियों के बारे में आता है
तो पुराना आदेश समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 और नोटिफिकेशन 1913 और 1931, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। 1913 और 1931 का जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ छूट देने का है कि आप लोगों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से छूट दिया जा रहा है, लेकिन शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 ये पूरा आदिवासियों की परिभाषा बताता है, उसको कैसे शेड्यूल किया जाएगा, कैसे उन लोगों की पहचान की जाएगी, वो पूरा प्रक्रिया उसमें बताता है। इसमें तो कुछ भी नहीं है 1913 और 13, वो तो सिर्फ छूट का कागज़ है। और ये आगे लिखते हैं कि CNT एक्ट की धारा 46 के तहत भी कुर्मियों को आदिवासियों की तरह ही सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में भारत सरकार का आदेश संख्या SRO 510 6/9/1950 एवं 5/10/1950 के अनुसार मात्र वे ही अनुसूचित जनजाति सूची में सूचीबद्ध होंगे जो सन 1931 की जनगणना रिपोर्ट में आदिम जनजाति में चिन्हित हैं। फिर भी कुर्मी समुदाय को जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। ये संविधान की धारा 14 और 15 में वर्णित समानता के अधिकार का पूर्णतः हनन है। तो देखिए 1931 के सेंसस में कुर्मियों को कभी भी जनजाति में सूचीबद्ध नहीं किया गया। उन लोगों ने अपने दावा किया कि हम लोग कुर्मी क्षत्रिय हैं, तो सेंसस 1931 में कुर्मियों को कुर्मी क्षत्रिय के रूप में ही उनकी जनगणना हुई है। बाकी हम लोग की अपने अपने जातियों में और धर्मों में हुई है। तो इस तरह से ये आगे लिखते हैं कि अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड राज्य की कुर्मी समाज की दयनीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के मद्देनज़र राज्य के टोटमिक कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। हम उसी में अपना पक्ष भी इसमें दे रहे हैं कि जो फैक्ट है, इन्होंने तो ये नेता है, इन्होंने अपने तरफ से वहाँ बात रखा। विपक्ष में कल को कोई आवाज़ उठेगा तो ये सब आवाज़ उठेगा कि नोटिफिकेशन क्या है, हमारा ऑर्डर क्या है, संविधान क्या है, कई सारी चीज़ों पे इसमें भी बहस होगी। वहाँ पर क्या सवाल उठा, सरकार ने क्या जवाब दिया और हम क्या व्याख्या कर सकते हैं, मैं उस तरह से बात रखने का कोशिश कर रहा हूँ। शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 उसका तो मैंने पिछला वीडियो में डिटेल दिया है, इसीलिए अभी मैं इसमें उस पर विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन उसमें अच्छा डिफिनीशन दिया हुआ है कि आदिवासी कौन होगा। फिर हम आते हैं 5 मार्च 2018 को राम टहल चौधरी ने पूछा कि क्या झारखंड सरकार ने दोबारा से कुर्मी को जनजाति बनाने का कोई प्रस्ताव भेजा है और उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई कदम उठाए गए हैं। इस पर सरकार का जवाब था, झारखंड सरकार ने अपने पत्र दिनांक 8/12/2004 और 6/1/2005 के माध्यम से कुर्मी मातो समुदाय को झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव के समर्थन में किसी भी एथनोग्राफिक रिपोर्ट के बिना एक प्रस्ताव भेजा था। इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 15/4/2005 के पत्र द्वारा झारखंड सरकार से प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए रिपोर्ट अग्रसारित करने के लिए झारखंड सरकार से अनुरोध किया गया। जवाब में पत्र दिनांक 10/2/2015 के माध्यम से झारखंड सरकार ने इथनोग्राफिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि इथनोग्राफिक रिपोर्ट ने झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुर्मी मातो समुदाय को शामिल करने का समर्थन नहीं किया। इस मंत्रालय के दिनांक 31/7/2015 के पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार को यह बताया गया था कि भारत सरकार के पास कोई आगे की कार्रवाई लंबित नहीं है। मैंने ऊपर भी इसको कह चुके हैं, मतलब जवाब वही आपको जो बनाया है वही अभी मिलेगा जो ऑलरेडी दिया गया है, सवाल वही, जवाब भी वही। फिर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2019 के दौरान अधीर रंजन चौधरी जो बहरामपुर से कांग्रेस के सांसद हैं ने कुर्मियों को भी आदिवासी बनाने की बात कही। इस पर अर्जुन मुंडा जनजातीय कल्याण मंत्री भारत सरकार ने जवाब दिया कि जनजातीय सूची में प्रविष्टि के लिए जो प्रावधान है उसके अनुसार कुछ मापदंड तय किए गए हैं। इन मापदंडों में सभी राज्यों के बारे में रिसर्च बेस्ड तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत राज्य सरकार की अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है और उसको उसी कड़ी में सारी समीक्षाओं के बाद पार्लियामेंट में लाया जाता है। एक समुदाय के बारे में रिसर्च होता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अनुशंसा प्राप्त होती है, राज्य सरकार की अनुशंसा प्राप्त होती है, उसके बाद ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आने के बाद उसे रजिस्ट्रार जनरल के पास समीक्षा के लिए भेजा जाता है। उसकी समीक्षा के उपरांत शेड्यूल ट्राइब कमीशन के पास इसे भेजा जाता है।
फिर मंत्रिपरिषद में आता है और उसके बाद हम लोग इसे पार्लियामेंट में लाते हैं। ये हो गया पूरा प्रक्रिया, इसमें सरकार ने बताया। फिर आता है 20 सितंबर 2020 को ज्योतिर्मय सिंह महतो, ये पुरुलिया से बीजेपी सांसद ने कुर्मियों को जनजातीय सूची में लाने की बात रखते हैं। फिर 5 अप्रैल 2022 को द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 के बहस में विद्युत वरण महतो बीजेपी ने कहा कि कुर्मी जाति वर्ष 1913 से 1931 तक जनजाति में थी। रघुनाथ महतो जी ने वर्ष 1769 से 1805 तक स्वतंत्रता संग्राम में चुआर विद्रोह में भाग लिया और अपना बलिदान दिया। 1820 में कोल विद्रोह, 1855 से 1856 तक संथाल विद्रोह, 1885 से 1900 तक भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। कुर्मी समाज ने आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छोटानागपुर के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में और संथाल परगना में लगभग 2 करोड़ की आबादी कुर्मियों की है और इन्हें जनजाति सूची में शामिल करने की लगातार मांग की जा रही है। इसे 1931 में जनजाति सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 1950 में बिना किसी अधिसूचना के हटा दिया गया। H.H. रिजले ने वर्ष 1891 में छोटानागपुर और उड़ीसा के कुर्मियों को बिहार और अन्य संयुक्त प्रांतों के कुर्मियों से बिल्कुल अलग माना था और उन्हें द्रविड़ प्रजाति का माना था। टोटेम या कुल चिन्ह भी उन्हें द्रविड़ की संतान दर्शाते हैं। वर्षों से उपेक्षित कुर्मी समुदाय को जनजाति में सूचीबद्ध किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद अचानक जनजाति सूची में आने की आवाज़ बुलंद होती गई। हमने पहले वाले वीडियो में भी सवाल उठाया था कि भारत आज़ाद होने के बाद जब सूची बन रही थी तो कोई आवाज़ नहीं उठी। फिर 90 के दशक में आवाज़ उठनी शुरू होती है। बार बार 1913 और 1931 का नोटिफिकेशन का ही हवाला दिया जा रहा है, जो कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून से छूट की बात सिर्फ करती है, ना कि कोई नौकरी या आरक्षण या कोई अन्य सुविधा की बात है। अभी भी शायद उसी हिंदू उत्तराधिकार कानून से छूट की मांग ही पहले होती तो यहाँ के आदिवासी भी शायद साथ देते। खैर, अब लड़ाई तो कुछ और दिशा में चलने लगी, लेकिन अब यहाँ से राजनीति की एक नई लड़ाई की अंगड़ाई शुरू होती है। उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञात हो 2014 में भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस के विरुद्ध देश भर में एंटी इनकम्बेंसी के चलते भाजपा सत्ता में आई थी, लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में आएंगे जैसे कई जुमलों से सरकार लोगों को भरमाया गया। सत्ता में आई, फिर 2019 में किसानों की आय दुगुनी होना करेंगे या 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष जैसे जुमलों से मौजूदा सत्ता दोबारा सत्ता में आ गई। लेकिन हालिया दिनों की घटनाक्रमों को देखें तो आप पाएंगे कि देश के लोगों का पैसा कुछ एक पूंजीपतियों पर लुटाया जा रहा है, तो देश के सारे संसाधन भी बेच दिए जा रहे हैं और इन खबरों को देश की जनता अब समझने लगी है। पुलवामा, मणिपुर जैसी घटनाओं के पीछे का रहस्य भी अब लोगों को समझ आ गया। पब्लिक इंटरेस्ट का कोई काम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ जुमला ही परोसा गया और अभी भी वही स्थिति कायम है। अब सत्ता के हुक्मरानों को बिना मेहनत के सत्ता चाहिए, तो सबसे आसान रास्ता के रूप में दंगा और फूट डालो और शासन करो की नीति ही बचा है। देश भर में वही माहौल बनाया गया, लेकिन जनता भी आजकल सोशल मीडिया के कारण चीज़ों को तुरंत क्रैक कर लेने लगी है और नफरत हारने लगी। वैसे स्थिति में अब लोगों के बीच फूट डालकर ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, यह सत्ता के हुक्मरानों को पता चल चुका है। उसी कड़ी में देश भर में ऐसे मुद्दों को चिन्हित कर भड़काने का प्रयास तेज सा हुआ जा रहा है। जैसे हालिया दिनों में मणिपुर में हम देख सकते हैं, वही प्रयोग कुर्मी को जनजाति सूची में लाने के नाम पर भी खेला जा रहा है। मणिपुर में राज्य में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, तो क्या मैती को जनजाति सूची में लोगों ने लाया? यह बड़ा सवाल लोगों को समझना पड़ेगा। सत्ताधीश लोग ये ऐसे समूहों को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब हक और अधिकार की बात होती है तो एक दूसरे से लड़वा देते हैं। झारखंड के आदिवासियों को क्या बेरोजगारी से मुक्ति मिली? क्या महंगाई से कोई राहत मिली? जल, जंगल और ज़मीन की लूट रुकी? और तो और राष्ट्रीय स्तर पर सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच दिए गए या जा रहे हैं, तो ऐसे में आरक्षण कहाँ काम करेगा? ऐसे में कुर्मियों को क्या ओबीसी से कोई फ़ायदा सरकारों ने दिया? रोजगार, महंगाई, जल, जंगल, ज़मीन बची? देखा जाए तो इन आंदोलनों के मार्फत गोलबंद होने का फ़ायदा उठाने के लिए सत्ताधीश बैठे हुए हैं। समाज का तो फ़ायदा का पता नहीं, लेकिन नुकसान की तुलना बहुत चिंताजनक है। यह नुकसान संपत्ति के रूप में नहीं, लेकिन झारखंडी संस्कृति के रूप में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिन समुदायों ने मिलकर झारखंड अलग करने की लड़ाई लड़ी,
आज वे आमने सामने हैं। और एक चीज़ आपको समझनी होगी, वह यह कि यदि सन 2000 में झारखंड की सत्ता में बीजेपी नहीं आ सकती थी तो राज्य भी कभी नहीं मिलता। सब सत्ता के लिए होता है, लेकिन कुछ दिनों में उसका वोट परसेंटेज भी घटने लगा तो इस मुद्दा को हवा दिया गया। लोग भी खाली बैठे थे तो मुद्दा लपक लिए। झारखंड राज्य में सत्ता वापस चाहिए तो ऐसे ध्रुवीकरण के मुद्दों से ही आ सकती है, जनहित के जुमलों से तो नहीं आने वाली। बस सभी अब इन्हीं सत्ता के दलालों के इशारे में नाचने में व्यस्त से हो गए हैं। देख लीजिए, जब मणिपुर के ओबीसी मैती को भाजपा दोनों जगहों पर सत्ता में होने के बावजूद एसटी नहीं बना सकी तो क्या यहाँ कोई करिश्मा कर सकेगी? बिल्कुल नहीं। बाकी आप भी समझदार हैं। अब झारखंडी संस्कृति की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आदिवासी और कुर्मी समुदाय झारखंड की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हक और हुकूक ये दोनों शेयर करते हैं। ऐसे में जब यह मुद्दा अंगड़ाई लेने लगा तो एक बार होने से कुर्मी समुदाय को सबसे पहले यहाँ के मौजूद आदिवासियों के साथ संवाद करना चाहिए था। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा संवाद होना चाहिए था, लेकिन नहीं, चूँकि यहाँ मामला इस मुद्दे को इस्तेमाल करने का था और सभी मोहरे बने हुए हैं। सत्ता का वोट बैंक हम जब तक होते रहेंगे, हक और अधिकार मिलने से तो रहा। 5वीं अनुसूची, समता जजमेंट, CNT एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट आदि आदि के बावजूद आदिवासियों का जल, जंगल और ज़मीन हाशिए पर है, गरीबी चरम पर है और हमें आंदोलनों में झोंक दिया गया है। खैर, लोगों का काम है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपने को प्रचार प्रसार करना, वो तो हो ही रहा है। और रहा हक की बात, तो वो इस सदी का सबसे संदेहास्पद शब्द है और रहेगा जब तक हम नहीं समझेंगे। धन्यवाद। जोहार।